Hello students, today we shall study about the conductance of the electrolytic solutions. ठीक है, इस टॉपिक है, हम इसको देखते हैं. Let us start. Starting with the conductors and the insulators. You very well know about the conductors and the insulators. Conductors, these are those substances which allow the current to pass through them. जो करंट को एलो करते हैं, अपने अंदर से पास करवाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल जितने भी हमारे मेटल्स हैं, दीज आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है? गुड कंडक्टर्स होती हैं. हीट की भी गुड कंडक्टर्स होती हैं. While the insulators, these are those substances which do not allow the flow of the current to थ्रू देम. जो अपने अंदर से करंट को पास नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स बोलते हैं, है ना. सो द सब्सटेंसेस विच कैरी द करंट थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर. फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम. एंड दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट एलो द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू देम आर नोन एज द इंसुलेटर. फॉर एग्जाम्पल रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया. दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर. नाउ टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, क्या क्या टाइप्स हैं देखिए, हम वो देखते हैं. टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, नंबर 1 इज योर मेटेलिक कंडक्टर. नंबर 2 इज योर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर. नंबर 1 इज योर मेटेलिक, नंबर 2 इज योर इलेक्ट्रोलिटिक. हियर इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, ओके. देखिए मेटेलिक कंडक्टर्स, आप नाम से ही बता रहा है कि मेटेलिक कंडक्टर क्या है? जो मेटल्स होंगी हमारी, है ना, मतलब मेटल्स हैं. दोज मेटल्स विच कैरी द करंट थ्रू देम, वो मेटल जो अपने अंदर से करंट को पास करवाती हैं. करंट को किसकी हेल्प से पास करवाएंगी? विद द हेल्प ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दोज मेटल्स विच कैरी द करंट थ्रू देम विद द हेल्प ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक्चुअली में क्या होता है मेटल के अंदर? एक्चुअली में क्या होता है कि मेटल जो है उसके अंदर क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज हमारे क्या होते हैं, एक स्पीशीज क्रिएट हो जाती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कर्नल्स बोलते हैं. इसमें एक्चुअली में क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज, एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज क्रिएट हो जाती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? कर्नल्स बोलते हैं. और इनके सराउंडिंग में क्या होते हैं? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इनके सराउंडिंग में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये रिस्पॉन्सिबल किसकी वजह से, किसके लिए होते हैं? करंट को पास करवाने के लिए. मेटल्स के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द पैसेज ऑफ करंट या इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मेटेलिक कंडक्टर्स. ठीक है, तो ये बस इतना ध्यान रखना. मेटल का एक्चुअली में जो स्ट्रक्चर होता है हमारा, अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिवली चार्ज कर्नल से कंसिस्ट होता है और उसके सराउंडिंग में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्लियर. तो इन्हीं चार्जेस की वजह से हम क्या बोलते हैं? मेटेलिक कंडक्टर्स जो है वो अपने अंदर से क्या पास करवाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं. मेन चीज़ देखिए, दीज डू नॉट अंडरगो द केमिकल डीकम्पोजिशन. अब मेटेलिक कंडक्टर में कोई भी केमिकल डीकम्पोजिशन नहीं होता, एनी काइंड ऑफ केमिकल चेंज नहीं होता. ठीक है, एनी काइंड ऑफ केमिकल चेंज नहीं होता. इन केस ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर यू कैन से देयर इज नो एनी केमिकल डीकम्पोजिशन ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द करेंट. एग्जाम्पल्स हो गया, मेटल हो गया, ग्रेफाइट हो गया. ग्रेफाइट देखो इसके पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है. इससे कार्बन की दो फॉर्म्स होती हैं, एक तो डायमंड हो गया, एक ग्रेफाइट हो गया. अब जो डायमंड है उसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ग्रेफाइट का एग्जाम्पल लिया हुआ है. ऑल मिनरल्स जितने भी आपके हो गए इसके एग्जाम्पल्स हो गए. नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किसकी वजह से पास होती है? विद द हेल्प ऑफ फ्लो ऑफ आयंस. यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से पास होती है? विद द हेल्प ऑफ फ्लो ऑफ आयंस. तो दोज आयनिक सॉलिड्स और द सर्टेन सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट्स इनटू द आयन इनटू देयर इन देयर सॉल्यूशन. आपने कोई भी सब्सटेंस ऐसा डाला जो पानी में जाने के बाद क्या हो जाए? डिसोसिएट हो जाए उसके पर्टिकुलर कॉरस्पॉन्डिंग आयंस के अंदर. उन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं. उन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं. आपको इतना ध्यान रखना है, वो सब्सटेंसेस जो वाटर में डालने के बाद क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू द आयंस आर नोन एज योर इलेक्ट्रोलाइट्स. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं NaCl, मोस्ट कॉमन एग्जांपल. पानी में डालते ही NaCl का डिकम्पोजिशन कैसे होता है? बताओ. Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस की फॉर्म में इसका डिकम्पोजिशन होता है. तो डिकम्पोजिशन हो गया इसका Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन के फॉर्म में. तो दैट मीन्स द Na पॉजिटिव एंड द Cl नेगेटिव आयंस वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द पैसेज ऑफ करंट थ्रू दैम. आपको पता ही है कि जो आपका NaCl का
सोल्यूशन होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, कि अगर आप पानी के अंदर NaCl डालें तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकता है। तो NaCl यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोलाइट है, और ये जो कंडक्टर बनेगा इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। क्या बोलेंगे इसे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर बोलेंगे। समझ में आया आपको। दीज अंडरगो द केमिकल डिकम्पोजिशन, आपको समझ में आ गया होगा, वो कोई केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं जाते हैं, लेकिन आपने NaCl को पानी में डाला तो क्या वहाँ डिकम्पोजिशन हुआ, येस और नो, कि जब आपने NaCl को वाटर में डाला, उसका एक्वा सोल्यूशन बनाया, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन के फॉर्म में डिसोसिएट होगा। तो देयर इज केमिकल डिकम्पोजिशन, देयर इज केमिकल चेंज, बट हियर देयर इज नो केमिकल चेंज या डिकम्पोजिशन, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्लियर आपको इतनी बात। उसके बाद देखिए, आयोनिक सॉलिड्स एक्ट एज एन इंसुलेटर इन द सॉलिड स्टेट। ये तो क्लियर सीधी सी बात है कि अगर सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में तो फ्री आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट ही नहीं होंगे। अगर फ्री आयंस नहीं है तो करंट कैसे पास करवाएगा, अगर फ्री आयंस ही नहीं है तो करंट पास होने का तो मतलब नहीं है। तो इन द सॉलिड स्टेट इट act as an insulator, ionic solid act as an insulator in the solid state because the ions are not free to move in the solid state. ions free to move नहीं है, मतलब अच्छे से move नहीं कर सकते हैं solid state में, due to the strong electrostatic force of attraction, क्योंकि आपको पता है कि जो ions होते हैं वो एक दूसरे से कैसे bounded होते हैं, strong electrostatic force of attraction से bound होते हैं। क्लियर आपको इतनी बात। Now two types of electrolytes are there, one is strong electrolyte, other is weak electrolyte। देखो strong electrolyte हमारे क्या होते हैं, जो fully dissociate हो जाते हैं in the ionic form। अगर आप उसको एक्वा सोल्यूशन लेंगे जो क्या हो जाए, फुली डिसोसिएट हो जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो पार्शली डिसोसिएट होते हैं, या यू कैन से डिसोसिएट ड्यू टू द स्मॉल एक्सटेंट, जो कम एक्सटेंट तक ही हमारे डिसोसिएट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अब जितने भी जनरली आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे या आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे, दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वो किसके एग्जाम्पल में आते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। और आपके जो वीक एसिड्स या वीक बेसिस होते हैं वो किस में आते हैं, आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया हमारा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, या NaOH, KOH, दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस, और दे dissociate completely in the aqueous solution, so they are considered under the strong electrolytes. Now you acetic acid CH3COOH, carbonic acid H2CO3, ammonium hydroxide, these are two weak acids, this is your weak base, so these dissociate to the small extent and hence conduct electricity to the small extent। तो ये आपके small एक्सटेंट तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, और ये तो फुली डिसोसिएट हो ही रहे हैं, तो ये प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं। क्लियर आपको। तो ये हमने बात कर ली अपने मेटेलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बारे में, और फिर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हमने देख लिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब क्या है कि आपके कितने, हमारा जो आपका कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट के, वो आयोनाइज हुए सोल्यूशन में जाने के बाद, है ना, कितने डिग्री तक मतलब आयोनाइजेशन हो चुका है। द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से कितना जो पार्ट है इलेक्ट्रोलाइट का वो आयोनाइज हो गया इन द सोल्यूशन इज नोन एज योर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। सिंपल है ना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी क्या होंगे, वो सब्सटेंसेस जो आपके डिसोसिएशन नहीं जाते हैं, उन्हें आप क्या बोलते हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हो। जैसे आपका कोई शुगर हो गया, यूरिया हो गया, दे डू नॉट अलो द करंट टू पास थ्रू देम, आर नोन एज योर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। आप करंट क्यों नहीं पास करवा रहे अपने अंदर से, बिकॉज डिसोसिएट ही नहीं हुए आयंस में, है ना। देखो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, अगर सॉलिड है, इफ़ यू हैव सॉलिड देन देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इफ़ यू हैव सॉल्यूशन और द लिक्विड फेज देन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्री आयंस फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड में हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, एंड इन द सॉल्यूशन फेज देयर शुड बी द फ्री आयंस। ठीक है। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, मतलब आयंस नहीं देंगे, आयंस नहीं देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं करवा पाएंगे। तो आपकी शुगर हो गया, यूरिया हो गया, ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं, सो दीज आर नोन एज योर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन को इफेक्ट करते हैं, है ना।
अब देखिए फर्स्ट हमारा क्या हो गया, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। अब वही बात है कि इलेक्ट्रोलाइट जो आपका है कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अभी हमने पीछे बात कर ली ना कि इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप का हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है और वीक हो सकता है। अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है तो वो फुली डिसोसिएट होकर अच्छे से आयंस दे रहा है, तो वहाँ पर जो हमारी कंडक्शन है वो अच्छे से हो पाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। लेकिन अगर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो अच्छे से डिसोसिएट नहीं होगा, सो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो दैट इज़ योर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नाउ द सेकेंड फैक्टर इज योर साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। देखिए अब इसमें क्या होता है कि जितना आयंस का जो साइज होगा वो ज़्यादा होगा, जितना आयंस का जो साइज़ है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, या सोल्यूशन जो है वो उनकी क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर टाइप से आप बोल सकते हैं कि वाटर के साथ अच्छे से क्या होता है ना, मिक्सिंग हो जाना, सॉल्युबल्स एक तरह से ज़्यादा हो जाना, सॉल्वेटेड हो जाना, हाइड्रेटेड हो जाना। तो जितना वो आयंस का साइज़ ज़्यादा होगा या उतनी जितनी ज़्यादा उनकी क्या होगी, सॉल्यूशन होगी, उतनी वहाँ पर कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी। देखो कंडक्टेंस का यहाँ पर मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाना अपने अंदर से, कि कितने अच्छे से आयन चल पा रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर। जितनी अच्छे से वो आयंस चल पाएंगे, मूव कर पाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, उतनी ज़्यादा सॉल्यूशन की हमारी कंडक्टेंस होगी, मतलब उतना वो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा पाएगा। मतलब आयंस मेनली जो हमारे इलेक्ट्रोलिटिक हमारे जो कंडक्टर्स हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, आयंस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ये जो हमारे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है ना वो आयंस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर आयंस अच्छे से नहीं चलेंगे या आयंस फ्री नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करवा पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर मेन चीज़ किस पे आती है, आयंस के ऊपर यहाँ पर मेन चीज़ आ रही है। तो इसलिए हमने फर्स्ट में भी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में भी हमने ये देखा कि कितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड हो पा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपके ज़्यादा नंबर आयन देगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट कम नंबर ऑफ आयंस आपका देगा। तो बात यहाँ पर भी हमने आयंस की करी ना, यहाँ पर भी हम आयंस की ही बात कर रहे हैं, साइज ऑफ आयन की बात कर रहे हैं कि जितना उसका आयन का साइज़ क्या होगा, ज़्यादा होगा या उनकी सोल्यूशन ज़्यादा होगी। मतलब सोल्यूशन का मीनिंग आप ये भी बोल सकते हैं द कम्बिनेशन ऑफ द आयन विद द सोलवेंट, कि सोलवेंट के साथ जो आयन आपका कंबाइन हो रहा है, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ सोल्यूशन। द कम्बिनेशन ऑफ द आयन विद द सोलवेंट, कम्बिनेशन ऑफ द आयन विद द सोलवेंट। तो जितना ही ज़्यादा होगा उतनी कंडक्टेंस क्या होगी, कम, क्योंकि आयंस को क्या चाहिए, फ्री रहना है। आयंस को फ्री रहना है फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आयन से किसी के साथ जाके जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के बाद तो फ्री तो नहीं हुए, फ्री नहीं हुए तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पास नहीं करवा पाएगा वो। समझ में आया ना आपको। उसके बाद देखो नेचर ऑफ द सोलवेंट। सोलवेंट का नेचर पे कैसे डिपेंड करा है कि आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को पानी के अंदर डाल रहे हो, अब वो पानी है या कोई और, पानी आपका सोलवेंट है, या पानी में नहीं डाल रहे हो, किसी और चीज़ में डाल रहे हो, वाटर के अलावा कोई और सोलवेंट को आप यूज़ कर रहे हो, किसी भी आप इलेक्ट्रोलाइट को वाटर के अंदर डाल रहे हो, वाटर इज़ योर सॉल्वेंट, या किसी और चीज़ के अंदर डाल रहे हो, तो अनदर जो आप जो भी चीज़ में डाल रहे हो, डिज़ोल्व करवा रहे हो, तो वो सॉल्वेंट ही है। तो अगर वो पोलर है, नेचर में अगर वो पोलर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हमारा इलेक्ट्रोलाइट को अच्छे से क्या करवा देगा, आयनाइज करवा देगा। और जितना हमारा क्या होगा, सोलवेंट की पोलैरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उतना आयनाइजेशन ज़्यादा होगा। मतलब अगर वाटर देखो, वाटर आपका क्या होता है, खुद ही पोलर होता है, क्योंकि वाटर किस में डिसोसिएट हो जाता है, H पॉजिटिव, वाटर किस में डिसोसिएट होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस के अंदर डिसोसिएट होता है। तो ये क्या करेगा, कोई भी अगर सोल्यूट इसके अंदर डाल रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर डाल रहे हो, तो उसको अच्छे से क्या करवा देगा, आयनाइज करवा देगा, है ना। आपको मैंने एक बात बताई थी सोल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर कि पोलर डिजोल्व्स पोलर, लाइक डिजोल्व लाइक, है ना। ये बात मैंने आपको बताई थी, नॉन पोलर डिजोल्व नॉन पोलर, कि लाइक को डिजोल्व करता है, पोलर पोलर को डिजोल्व करता है। तो अगर आपका सोलवेंट पोलर है तो इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा पोलर हम डाल रहे हैं उसको अच्छे से क्या करवा देगा, आयनाइज करवा देगा। आयनाइज हो जाएगा तो आयंस, फ्री आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, और फ्री आयंस होंगे तो इसका मतलब कंडक्शन वहाँ पे अच्छे से होगी, इलेक्ट्रिसिटी का पास वहाँ पे अच्छे से होगा। समझ में आया। उसके बाद देखो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे अब कैसे डिपेंडेंस है। अगर हमारा सॉल्यूशन में जो आयंस है, हायर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब सॉल्यूशन में अगर जो हमारी कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो आयंस क्या होंगे, एक दूसरे से बाउंड हो जाएंगे। बाय विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हमारे सॉल्यूशन में आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी ना, तो आयंस जो है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर वो बाउंड हो गए तो चलेंगे नहीं, मूव नहीं करेंगे तो कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी देंगे भाई, है ना। तो इसलिए हमारा क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आयन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, बाउंड हो जाएं और अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करवा पाएँ। सो दिस इज़ आवर फोर्थ वन फैक्टर, दैट इज़ नोन एज योर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर कैसे डिपेंड करेगा। समझ में आया आपको। उसके बाद है देखो टेम्परेचर।
टेम्परेचर का क्या इफेक्ट यहाँ पर होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से आपका क्या होगा, जो आपका पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिसोसिएशन जो जिस भी सॉल्वेंट के अंदर डाल रहे हो वो अच्छे से हो जाएगा, मतलब टूट जल्दी जाएगा वो। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को जिसको भी आप सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करवाना चाह रहे हो, डाल रहे हो सॉल्वेंट के अंदर, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उसका जो डिसोसिएशन है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, एनर्जी मिली, एनर्जी की वजह से क्या हुआ, देखो एनर्जी मिलने की वजह से क्या हुआ कि उनके जो हमारे बोन्स थे वो क्या हो गए, वीक हो गए। पहले जो हमारे सॉलिड स्टेट के अंदर उनके जो बोन्स थे वो स्ट्रांगली पैक्ड थे, मतलब टाइटली एक दूसरे से बाउंड थे। हमें उन्हीं को बोन्ड को तोड़ना है और आयंस को अलग करना है। हमें उन्हीं बोन्ड को क्या करना है, जैसे दो पार्टिकल हैं, इन दोनों के बीच का बोन्ड है, इसे हमें तोड़ना है और इन आयंस को क्या करना है, अलग करना है। तो वो ऐसे तो थोड़ा टाइम लगा देगा, है ना, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, एनर्जी दोगे, तो एनर्जी जाएगी कहाँ भाई, वो एनर्जी किस कहाँ काम आने वाली है, इस बॉन्ड को तोड़ने के काम आने वाली है। इन दो पार्टिकल्स का जो बॉन्ड है उसको क्या करेगी, तोड़ने के काम आएगी, और बॉन्ड को तोड़ देगी तो डिसोसिएशन अच्छे से हो जाएगा, डिसोसिएशन अच्छे से भी हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। यू कैन से कि डिसोसिएशन जितना जल्दी होगा उतना आयंस फ्री हो गए, और आयंस फ्री हो गए तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो पाएगी। तो ये हो गए हमारे 5 फैक्टर जिस पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिपेंड करती है। मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिए हैं, पांचों समझा दिए मैंने आपको, और आप इसको अपनी लैंग्वेज में राइट कर सकते हो, है ना, यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज। अगर थोड़ा सा कहीं से डाउट है तो थोड़ा सा पॉज करिए, बैकवर्ड जाइए, फिर से सुनिए इसको, जो भी मैंने पॉइंट्स बोले हैं उसको सुनिए और उसको फिर नोट डाउन करिए साथ के साथ, ठीक है। पोस्ट करते जाइए, उसको नोट डाउन करते जाइए, अपनी लैंग्वेज में इसको नोट करिए क्या मैंने बोला है यहाँ पर। तो ये होगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, साइज ऑफ द आयंस एंड योर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड योर टेम्परेचर। समझ में आई आपको? उसके बाद देखो फैक्टर अफेक्टिंग योर मेटेलिक और द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस के कौन से फैक्टर, हमने 2 टाइप के पढ़े ना, एक तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर पढ़े, एक मेटेलिक कंडक्टर पढ़े। तो इलेक्ट्रोलिटिक की बात मैंने कर दी, और अब किसकी बात करने वाले हैं, मेटेलिक की बात करने वाले हैं। फर्स्ट इसके अंदर हमारा फैक्टर देखिए कौन सा आने वाला है, नेचर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। पहला फैक्टर हमारा है कि नेचर, यहाँ पे भी यही है कि मेटल के नेचर पे तो डिपेंड करेगा, ये भी मेटल में जो पैकिंग है वो कैसी है, पैकिंग अल्टीमेटली जो मेटल्स हैं वो पैक्ड होंगी ना हमारे, उसमें भी हमारे पैकिंग होगी, तो मतलब मेटल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, पैकिंग कैसी है, तो उस पर डिपेंड ओवरऑल करने वाली है, ठीक है। उसके बाद है नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट पर एटम, कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि आप देखिए कि मेटेलिक कंडक्टर्स हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, किसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं, ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं, येस और नो, है ना। और यहाँ पे था फ्री आयंस का पंगा, यहाँ पे किसका है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे तो डिपेंड करेगा ही ना भी, कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है। तो जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम प्रेजेंट होंगे उतना अच्छे से वो कंडक्शन करवा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेन बात किसके ऊपर है, आपकी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मेन बात है, और वहाँ पे मेन बात किसकी थी, आयंस की थी। इतने डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है टेम्परेचर। अब वही बात आ गई, देखो टेम्परेचर क्या है, इसको समझना आप ध्यान से, इस वाले फैक्टर को, दीज 2 आर इजी वंस, इसको समझना आप। टेम्परेचर, द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इंक्रीज विद द राइज इन द टेम्परेचर। अभी मैंने आपको बात बताई कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है उसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के अंदर, तो उससे हमारी क्या होती है, आयंस का जो हमारा सब्सटेंस है वो इसलिए डिसोसिएट हो जाता है और आयंस अच्छे से प्रोड्यूस हो जाते हैं, इसकी वजह से हमारा कंडक्शन बढ़ जाता है, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है। देखो ये मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक है और ये इलेक्ट्रोलिटिक है, इसके नेम से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इंक्रीज विद द राइज इन द टेम्परेचर टू द फास्ट मूवमेंट ऑफ द आयंस। देखो आयंस अच्छे से प्रोड्यूस होगी हीटिंग करने से, और प्लस उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, अब उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। वेयर एज इन द केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स में ऐसा नहीं होता, इट डिक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाने से मेटेलिक कंडक्टेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इंक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि वहाँ पे आयंस अच्छे से प्रोड्यूस हो जाते हैं और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मोशन फास्ट हो जाता है। और यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, मेटेलिक कंडक्टेंस के अंदर हमारा क्या होता है, ये डिक्रीज होती है, मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीज होती है विद द राइज इन द टेम्परेचर ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द कर्नल्स विद द वाइब्रेशन ऑफ द कर्नल्स विच रेस्ट्रिक्ट द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे कर्नल्स भी वाइब्रेट करने लग जाते हैं। मैंने आपको भी स्ट्रक्चर पीछे बताया ही है कि आपका मेटेलिक कंडक्टर स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें आपके क्या होते हैं, मेटल के पॉजिटिव आयंस होते हैं और साथ में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
मेटेलिक पॉजिटिव आयंस होते हैं और साथ में क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो पॉजिटिव आयंस है इन्हीं को कर्नल्स बोलते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं कर्नल्स बोलते हैं। और ये साथ में क्या इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये वाइब्रेट होने लग गए तो ये आपस में क्या करेंगे, ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होना चाहिए उसको रेस्ट्रिक्ट करने लग जाएगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज हमारे स्पीशीज़ यहाँ पर दिख रही है आपको, देखो मेटल जनरली क्या बनाता है, एम हमारी कोई मेटल है तो क्या बनाती है, एम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में जाती है हमारी मेटल है। जैसे सोडियम मेटल लगा लो, सोडियम कैसे जाएगी, एन पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन फॉर्म में। तो एक तरह से इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही दिखाया जाता है कि जो मेटल है एम पॉजिटिव फॉर्म में और साथ में उसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में दिखाए जाते हैं। तो इन पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, एम पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, कर्नल्स बोलते हैं। तो जब ये कर्नल्स वाइब्रेट करने लग जाएंगे टेम्परेचर बढ़ाने से कर्नल्स क्या करने लग जाएंगे, वाइब्रेट करने लग जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन रेस्ट्रिक्ट हुआ तो आप समझ जाना कि कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पर कंडक्टेंस का मेन कोज कौन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, कंडक्टेंस की इलेक्ट्रॉन्स के पास है। अगर वही कोई उनको चलने नहीं देगा, फ्री उनको जो मोशन है उसका रेस्ट्रिक्ट करेगा, तो वहाँ पर कंडक्टेंस तो डिक्रीज़ होने वाली है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि वहाँ पर आपकी टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ती है और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से जो मेटेलिक कंडक्टेंस है इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। क्लियर आपको? ओके उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस इज़ बेटर देन योर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रॉनिक मतलब मेटेलिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक मतलब मेटेलिक कंडक्टेंस। आपकी जो मेटेलिक कंडक्टेंस होती है वो बेटर होती है, किससे बेटर होती है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस से। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस हमारी क्या होती है, बेटर होती है किससे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस से। देखिए क्यों, इट इज़ बिकॉज, अब देखिए वहाँ पर अगर मैं आपको सिंपल सा बताना जो मैं आपको पहले वैसे रिपीट कर चुकी हूँ ये बात, कि मेटेलिक के अंदर क्या होता है कि मेटेलिक में देयर इज़ नो सच केमिकल डिकम्पोजिशन। मेटेलिक में कोई भी केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता, कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता, है ना, कोई भी केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता, कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक में फर्स्ट ये चीज़ होती है कि वहाँ पर क्या होता है, केमिकल डीकम्पोजिशन होता है। वहाँ पे क्या होता है, केमिकल डीकम्पोजिशन होता है। दैट्स वाई द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस आपकी बेटर होती है देन दैट ऑफ योर इलेक्ट्रोलिटिक। It is because the metals do not decompose chemically during the flow of the current. In case of metals, आपकी कोई भी chemical decomposition नहीं होता, and in metals the electron flow easily due to the smaller size electron अच्छे से flow कर पाते हैं, and thus metals can be used for the power transmission. आपको पता ही है कि जितनी भी power transmission की lines होती हैं वो किसकी बनाई जाती है, मेटल की बनाई जाती है। जनरली आपकी जो कॉपर, आपने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, वाई द कॉपर मेटल इज़ यूज्ड एज योर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस की तरह क्यों यूज़ किया जाता है, बिकॉज मेटल इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप ये क्लास 10 के अंदर पढ़ते थे, आपको एक क्वेश्चन होता था एनसीईआरटी के अंदर, आपको ध्यान हो तो यहाँ पर क्या होता है, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो करते हैं ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज, एंड दस द मेटल्स कैन बी यूज, इसलिए मेटल को यूज़ किया जा सकता है फॉर द पावर ट्रांसमिशन फ्रॉम वन place to another place. Whereas in case of the electrolytic conductors, the electrolytes undergo chemical decomposition. वहाँ पर क्या होता है, chemical decomposition होता है during the flow of the current, and the ions flow slowly due to their larger size. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अच्छे से flow होते हैं because of their smaller size, and the here ions flow slowly due to their larger size. That's why this is the only difference there is in case of the electronic conductance, and in case of the electrolytic conductance. The electronic conductance is better than your electrolytic conductance. Clear आपको इतनी बात? ओके ठीक है।